अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल की हमारी जो है वो क्लास सही तरीके से नहीं हो सकी थी। हमने ऐसे ही बस टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में देखा था। थोड़ा सा मैं कल वाली क्लास को दोहरा दूंगा, हल्का सा। दोहराने से मुराद उसमें एक दो चीज़ें बताने वाली हैं और आगे हम इंशाल्लाह जो है वो फुट नोट्स, एंड नोट्स और साइटेशन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर देते हैं तो कुछ पैराग्राफ स्टाइल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो इधर अगर आप देखें तो टी ओ सी हेडिंग, एक इस नाम से पैराग्राफ स्टाइल ऐड हो चुका है। और एक आप देख रहे होंगे, कुछ और आपको नज़र आ रहे होंगे टी ओ सी 1 2 3, ये आपको सारे जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। ये जो है वो टी ओ सी मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट। वन से मुराद उसका लेवल वन है। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मेरी लेवल वन की हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो है वो ये है, तो इसका पैराग्राफ स्टाइल ये है। आप इसको अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ताकि हम दोबारा जब भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं या इसको बाद में अपडेट करें तो बार बार हमें वो फ़ॉन्ट की सेटिंग जो है वो बार बार हमें चेंज ना करनी पड़े। ठीक है जी। तो आप ये टी ओ सी जो है वो इसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करके, यानी टेक्स्ट स्टाइल, साइज़, ये वो सारी चीज़ें जो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ये लेवल टू है तो लेवल टू वाली सेटिंग, ये लेवल थ्री में है तो इस तरीके से लेवल थ्री वाली सेटिंग्स। तो ये इस तरीके से आप जो है वो स्टाइल्स के अंदर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में आप जब भी टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास फुट नोट्स और एंड नोट्स का ऑप्शन है। फुट नोट्स और एंड नोट्स में फ़र्क क्या है? फुट नोट्स जो हैं वो नॉर्मली जो है हर पेज के नीचे जो है वो शो किए जाते हैं। बाज़ औक़ात हम पैराग्राफ के नीचे भी शो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो उसका तरीका है वो यही होता है कि हर पेज के आखिर में जो है वो फुट नोट्स लगाए जाते हैं। वो होता क्या है फुट नोट्स? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई किताब जो है वो उसकी तशरीह कर रहे हैं, या कोई आप ऐसी रिलीजियस बुक लिख रहे हैं, उसमें आप क्या करते हैं जी, कोई हदीस का हवाला या कुरान मजीद की आयत का हवाला दे दिया, तो नीचे आप क्या कर देते हैं, फुट नोट्स के अंदर उस हदीस का आप रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है। या आप कुरान मजीद की आयत लिखी है तो उस कुरान मजीद की आयत का आप रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है जी। बजाय इसके कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर दे, आप नॉर्मली उसको फुट नोट्स के अंदर दे देते हैं। इसी तरह इंग्लिश के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आप उसके मीनिंग जो है वो आम रीडर के लिए उसकी मीनिंग जो है वो बताना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वो फुट नोट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नोट्स जो है वो भी इसी सेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड नोट्स जो है वो क्या होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट के आखिर में आते हैं। ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये पहला पैराग्राफ है, इसके एंड के ऊपर मैं अगर फुट नोट पे क्लिक करूं तो आप ये देखें कि नीचे मेरे पेज के नीचे वाले हिस्से पर ऑटोमेटिकली लाइन लग चुकी है, एक नंबर आ चुका है, और यही नंबर एक जो है वो आपके पैराग्राफ के एंड पे भी लग चुका है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको लिख दें। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ माय प्रैक्टिस बुक। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगले पैराग्राफ पे मैं एक और फुट नोट लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा तो उसी तरह नीचे हमारे पास नंबर टू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, सेकंड पैराग्राफ ऑफ माय प्रैक्टिस बुक। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप फुट नोट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर फुट नोट्स के अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करें नीचे,
तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स एंड नोट्स और फुट नोट्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल जो है वो फुट नोट्स का ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो है वो एंड नोट्स का ऑप्शन है, इंसर्ट एंड नोट। तो मैं जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल ये चौथा पैराग्राफ है, मैं इसके एंड पे एंड नोट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आपका कर्सर जो है वो बुक के एंड पे चला जाएगा, डॉक्यूमेंट के एंड पे। ठीक है जी, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप ये देखें कि जो काम फुट नोट पे हो रहा था वो काम एंड नोट्स में आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे आएगा। ठीक है जी, तो मैंने पेज जो है वो मैं पेज नंबर 3 पर मौजूद था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट किया तो ये मेरा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली लास्ट पेज पे आ चुका है, यानी जहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये भी सेम वही चीज़ है, सिंपल आप यहाँ पे जो है वो उसी तरह जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है वो एंड नोट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मज़ेदार ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फुट नोट्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है जी, और आपने क्लाइंट को जो है वो बुक जो है वो बना के, डॉक्यूमेंट जो है वो बना के भेज दिया। क्लाइंट आपको बाद में कहता है कि जी मुझे फुट नोट्स चाहिए, मुझे एंड नोट्स चाहिए। तो आप सिंपल इसको फुट नोट्स को एंड नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी, यानी एंड नोट्स को फुट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये फुट नोट्स और एंड नोट्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, इसमें आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स। ठीक है जी, या कन्वर्ट ऑल एंड नोट्स टू फुट नोट्स, या स्वैप फुट नोट्स एंड नोट्स। ठीक है जी, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप जो भी इसमें से ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर फुट नोट्स को एंड नोट्स में करना है तो पहला ऑप्शन है, एंड नोट्स को फुट नोट्स में करना है तो दूसरा ऑप्शन है। यानी तमाम को वो कर देगा। अगर आपने कुछ फुट नोट्स हैं, कुछ एंड नोट्स हैं, ठीक है जी, तो वो सारों को एक ही कैटेगरी में कर देगा। और अगर कुछ एंड नोट्स हैं, फिर फुट नोट्स हैं, उनको भी सारों को एक ही कैटेगरी में कर दें। लेकिन अगर आप स्वैप फुट नोट्स एंड एंड नोट्स करेंगे तो ये स्वैप कर देगा, यानी जो एंड नोट्स होंगे वो फुट नोट्स बन जाएंगे, फुट नोट्स जो होंगे वो एंड नोट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट करके जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आप ये देखें, फोर्थ पैराग्राफ मैंने एंड नोट्स में अप्लाई किया हुआ था, और 3 जो पैराग्राफ्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये मैंने फुट नोट्स में अप्लाई किया हुआ था। तो ये आपके सारे के सारे जो है वो स्वैप हो चुके हैं, यानी एंड नोट्स मेरे फुट नोट्स बन गए और फुट नोट्स मेरे एंड नोट्स बन चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, हम इसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया जी। बाकी नीचे कुछ सेटिंग है, कॉलम्स है, यानी आप अगर चाहते हैं कि आपके नीचे जो फुट नोट्स हैं वो 2 कॉलम्स के अंदर, 3 कॉलम्स के अंदर शो हो, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे से। सेक्शन लेआउट अगर सेलेक्ट किया हुआ है आपने, तो आपके जो डॉक्यूमेंट जिस सेक्शन के अंदर आप वो फुट नोट इंसर्ट करें तो वो आपको वही लेआउट जो रहेगा, चाहे वो 1 कॉलम हो चाहे 2 कॉलम, जो भी है। नंबर फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, कस्टम मार्क, अगर आप कोई कस्टम अलामत लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। स्टार्ट जो है वो आप कहाँ से करना चाह रहे हैं फुट नोट्स की नंबरिंग। उसके बाद है नंबरिंग का ऑप्शन, कंटिन्यूस या रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ठीक है जी, तो फुट नोट्स के आप फॉर एग्जांपल नंबरिंग आप चाहते हैं कि हर चैप्टर में नंबर 1 से स्टार्ट हो दोबारा, तो आप जो है वो कंटिन्यूस की बजाय रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने सेक्शन इंसर्ट्स किए हुए हैं, सेक्शन से मुराद पेज सेक्शन है। ठीक है जी, जो दूसरा हम सिंपल सेक्शन इस्तेमाल करते हैं विद इन पेज, वो वाले सेक्शन इस पे काम नहीं करेंगे। जो पेज सेक्शन है, यानी जिस सेक्शन पे नेक्स्ट पेज से नया सेक्शन स्टार्ट होता है, तो आप ये ऑप्शन भी कर सकते हैं। और ये चेंजेस आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, होल डॉक्यूमेंट पे, या अगर आपने सेक्शन इंसर्ट किए होंगे तो यहाँ पे सेक्शंस का ऑप्शन भी आ रहा होगा, तो आप एक स्पेसिफिक सेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं सेटिंग। ठीक हो गया जी, तो ये हमारी कुछ एंड नोट्स और फुट नोट्स की सेटिंग्स थी। ठीक है जी, इसमें मज़ीद और कोई सच बताने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी किस लिए इस्तेमाल होती है? ये नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई थीसिस लिख रहे होते हैं, या कोई हम कोई किताब लिख रहे हैं, और उस किताब में हम किसी और किताब का या किसी और शख्स के किसी
बयान का, किसी तकरीर का कोई रेफरेंस देते हैं, तो उसके लिए हम साइटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी पूरे आपने डॉक्यूमेंट में या बुक में साइटेशन इस्तेमाल की है, उसको इकट्ठा आप कर देते हैं आखिरी पेज पे, आखिरी कुछ पेजेस पे, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है। आप साइटेशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी आपको ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, जिस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स हम ऑटोमेटिकली ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो जिस भी जगह पे आपने किसी बंदे की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये जो है वो कोटेशन है, किसी किताब से मैंने ली है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर रहा हूँ ताकि ज़रा इसको हम डिफरेंशिएट कर सके बाकी टेक्स्ट से। ठीक है जी। इसके आगे जो है वो मैं साइटेशन इसकी देना चाह रहा हूँ, यानी इसका रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, सोर्स इसका जो है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इंसर्ट साइटेशन पे आपने क्लिक करना है और ऐड न्यू सोर्स पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से, जिस भी चीज़ का सोर्स है वो आप लोगों ने लिख लेनी। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स है, यानी किसी कोई बुक है उसका हवाला दे रहे हैं आप, या किसी बुक का सेक्शन का हवाला दे रहे हैं, किसी जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, रिपोर्ट, यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से फिर अगली चीज़ें जो वो आप देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल बुक है, मैं इसका रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, ऑथर मेरे पास जो है वो मैं कह देता हूँ जी ऑथर 1, टाइटल मेरे पास बुक का जो है वो टाइटल 1, मैं फ़र्ज़ी मतलब डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, साल मेरा 2022 है। सिटी जो है वो मैं लिख देता हूँ जी, पब्लिशर मैं लिख देता हूँ जी, मेरा अपना पब्लिशर है जी, एयर ग्राफिक्स। ठीक है जी। तो ये डिटेल्स आप लिख दें, डिटेल्स लिख के आपने सिंपल क्या करना है, ओके। अब उसने यहाँ पर ये साइटेशन जो है ऐड कर दी है। अब ये हमने तो डिटेल्स बहुत सारी दी थी, इसने यहाँ पर सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखी हैं। ठीक है जी, क्यों लिखी हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो स्टाइल है, ठीक है जी, बिब्लियोग्राफी का जो स्टाइल है, यहाँ से आपने जो भी स्टाइल सेलेक्ट किया होगा तो उस स्टाइल के मुताबिक आपका सोर्स यहाँ पे जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब ये एक सोर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक सोर्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो सोर्सेज आप ऐड करते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। ठीक है जी। मतलब अगर दोबारा सेम वही हवाला अगर आपने किसी और जगह पे फिर यूज़ करना है, तो सिंपल आप पहले से ऐड शुदा जो आपका सोर्स है, आप जिस उसको क्लिक करें तो वही आपके जो है वो इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं एक नया सोर्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ऐड न्यू सोर्स पे, ये भी बुक का ही है, मैं कह देता हूँ जी ऑथर 2, और टाइटल मैं इसको दे देता हूँ जी टाइटल 2, ईयर मेरा 2020 है, सिटी मेरी जो है वो फैसलाबाद है, पब्लिशर हमारा एआर ग्राफिक्स ही रहेगा हमेशा। ठीक है जी, ओके। तो एक मैंने ये सोर्स ऐड कर दिया, मैंने 2 सोर्सेज जो है वो ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी। तो जब आप सोर्सेज ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने नीचे आपके पास बिब्लियोग्राफी का जो बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो जस्ट लाइक्स जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, उसी तरह आपके पास ये ऑप्शन कुछ बिब्लियोग्राफी के आ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वर्क साइटेड, मतलब मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ हैं। तो आप सिंपल जो है उस पर क्लिक करें तो आपकी बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस जगह पे आपका कर्सर होगा उसी जगह पे बिब्लियोग्राफी ऐड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे नहीं ऐड करनी, हमने डॉक्यूमेंट के एंड पे ऐड करनी है। तो मैं सिंपल कंट्रोल एंड का बटन प्रेस करके डॉक्यूमेंट के एंड पे जा रहा हूँ, और मैं एक कंट्रोल एंटर प्रेस करके एक न्यू पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से, अब यहाँ पे देखें कि आप की जो वो सोर्स है आपका, यहाँ पे वो सारी उसकी तफसील आ रही है। यानी ऑथर का नाम चूँकि हमने ऑथर लिखा था तो उसका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर आ रहा है। ठीक है जी।
साल आ रहा है, फिर टाइटल आ रहा है बुक का, उसके बाद सिटी है और उसके बाद आपके जो है वो पब्लिशर है। तो इस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी जो ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। बाद में अगर आप अपने सोर्सेज में कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मैनेज सोर्सेज में जाके ये मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, इनमें से किसी एक सोर्स को मैं क्या कर देता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? एडिट में जाके इसको मैं एडिट किया और सेव कर दिया। तो उसके बाद आप इसको दोबारा से बिब्लियोग्राफी को दोबारा नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे अपडेट एंड साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, तो आपकी जो है वो बिब्लियोग्राफी अपडेट हो जाएगी, जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है जी। तो ये अच्छा, अब इसमें ये जो स्टाइल्स हैं, ये अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब आपका जो वो कोऑर्डिनेटर है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या थीसिस का जो आपका इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, तो वो आप लोगों को बताता है जी आपने थीसिस की जो स्टाइल है वो आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। तो उसमें फिर आप यहाँ से नॉर्मली एपीए स्टाइल ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा अगर कोई और स्टाइल आपको कहता है, फॉर एग्जांपल आईएसओ 690 फर्स्ट एलिमेंट एंड डेट, या एमएलए स्टाइल, या कोई भी स्टाइल वो आपको कहता है, तो आप यहाँ से वो शिकागो स्टाइल सर। सेलेक्ट करें। क्या वो शहबाज भाई? शिकागो स्टाइल। शिकागो स्टाइल लगा दें सर, इसको चेक कर ले। हाँ जी, शिकागो स्टाइल लगा दें। अब इसमें देखें ना, इसमें ऑथर का नाम पूरा लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट नेम जो है, ठीक है? आपके जो नंबरिंग है उसमें डॉट की जगह पे कॉमा आ चुका है, ठीक है? तो बहरहाल ये मतलब उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो कुछ स्टाइल्स हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल्स हैं, वो इन्होंने पहले से डिफ़ाइन करके इसके अंदर सेव किए हुए हैं। तो आप जो भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक आपका जो बिब्लियोग्राफी है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसमें कोई सवाल किसी का? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के हवाले से कोई सवाल किसी के ज़हन में? सर दरमियान में ऑप्शन रह गया था सर्च रिसर्च के हवाले से, रिसर्च वाले में ये क्या है? ये सर्च का ऑप्शन सिंपल, अगर आप कोई मतलब किसी बार लफ्ज़ के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, या कोई इमेज है ऑनलाइन, ये आपका काम करता है, तो ये वो सिंपल सर्च है जिस तरह आप गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है जी। तो ये सर्च का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परचेजिंग लिखता हूँ, ये परचेजिंग वाला लफ्ज़ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये परचेजिंग के हवाले से कुछ चीज़ें आपको सर्च करके यहाँ पे दे देगा, इमेजेस है या टेक्स्ट है या उसकी डेफिनेशन है, तो वो चीज़ें ये मतलब गूगल वाला काम है, वो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करें, गूगल में ले जाके पेस्ट करें, फिर उसको सर्च करें, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये सही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन का। अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे जो है वो कोई इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे मैं एक इमेज जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है जी। इस इमेज को सिलेक्ट करके मैं अब रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन, तो मैं कैप्शन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी। फिगर 1 ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये लेबल आप नीचे से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से आप फिगर की बजाय टेबल, अगर टेबल्स के साथ कैप्शन ऐड करें तो टेबल सेलेक्ट कर लें, अगर कोई इक्वेशन के साथ ऐड करें तो इक्वेशन सेलेक्ट कर लें। इस टाइम हम फिगर है यानी कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास पोजीशन है, यानी सिलेक्टेड आइटम के ऊपर या नीचे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। तो आप ये देखें कि जिस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया था उसके नीचे जो है वो ये एक जो है वो कैप्शन ऐड हो चुका है। अब इसमें मज़े की बात ये है कि अगर मैं आगे जाके कोई और इमेज इंसर्ट करता हूँ, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये इमेज इंसर्ट कर दिया मैंने, और इस पे आके मैं कैप्शन ऐड करता हूँ, तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली उसने इसको फिगर 2 का नाम दे दिया। ठीक है जी। अगर हम मैनुअली नीचे कोई कैप्शन ऐड करेंगे तो उसमें जो है वो हमें नंबरिंग जो है वो खुद करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, इसमें वो ऑटोमेटिकली जो है वो नंबरिंग इनको करता जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको जो है वो नाम दे देता हूँ।
एंड ओके। तो इसमें भी उसने जो है वो नीचे ऐड कर दिया। अब जितनी भी हमने इमेजेस ऐड की हैं सब के साथ हमने कैप्शन ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड किया था इसी तरह हम टेबल ऑफ फिगर जो है वो ऐड करें। तो हम टेबल ऑफ फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज है। मैं इसके अगले पेज पे यहाँ पर जो है वो टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। सेम वही चीज़ें हैं सारी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में है। यहाँ से आप सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आपको अच्छी लगे। तो मैं यहाँ से जो है वो ये वाली सेटिंग ले रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। तो आप देखें कि उसने जो है वो टेबल ऑफ फिगर्स जो आपके पास था वो उसने ऐड कर दिया। यानी फिगर आ गई, फिगर 1 उसका नाम आ गया, कैप्शन जो भी आपने नीचे लिखा था और उसका पेज नंबर आ गया। इसी तरह सेम टू सेम आप टेबल ऑफ टेबल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ इक्वेशंस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम वो कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम टेबल ऑफ कंटेंट और फिगर्स ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर आप बाद में कोई और इमेज इंसर्ट करते हैं उसके नीचे फिर कैप्शन लगाते हैं तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, टेबल ऑफ फिगर्स में वापस जाना है। ठीक है जी, यहाँ पे वापस जाना है और यहाँ पे अपडेट टेबल का ऑप्शन मौजूद है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा अगर आपने कुछ मज़ीद इमेजेस ऐड की हैं या कुछ डिलीट की हैं। ठीक है जी। जी आसिफ भाई, जी आसिफ भाई क्या कह रहे हैं आप? माइक आपका म्यूट है। जी जी जी। ये जो टेबल ऑफ फिगर्स ऐड किए इस पे जब कर्सर लेकर आ रहे हैं तो ये क्लिकेबल सा नजर आ रहा है, ये क्या मतलब है इसका? ये क्लिकेबल होंगे। टेबल ऑफ कंटेंट भी आपका क्लिकेबल है, टेबल ऑफ फिगर्स भी आपका क्लिकेबल होगा और टेबल ऑफ टेबल या टेबल ऑफ इक्वेशन आप इंसर्ट करेंगे तो वो भी क्लिकेबल होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको उस कैप्शन पे उस फिगर पे ले जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें ये पूछना था कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर वो एक उन्वान आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स या जो भी आपने लिखना हो, इसके हाँ जी, ऊपर उन्वान नहीं आता, हाँ सिर्फ जी, टेबल इसमें बन गया उन्वान नहीं आया। मतलब। इसमें उन्वान नहीं हम्म, आया, इसमें उन्वान जो है वो हमें खुद ऐड करना पड़ेगा। सही हो हाँ गया, जी, ठीक। उन्वान जो है वो हम ऊपर यानी शुरू में पहले हेडिंग ऐड करके उसके बाद नीचे आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो सॉरी टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो ऐड कर लें। इसमें हमें टेबल ऑफ टेबल्स में भी इसी तरह है, टेबल ऑफ इक्वेशंस में भी आपको उन्वान जो है वो खुद ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सर उन्वान कैसे ऐड करेंगे? उन्वान सिंपल आप टेक्स्ट लिख दें। मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल ऑफ फिगर। यानी ठीक इसके है। साथ नहीं आएगा वो कोई ऑप्शन? नहीं, उसके साथ नहीं आएगा, ये आपको मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा ऊपर टेबल ऑफ फिगर्स ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है जी। और इसको आप सेटिंग मतलब अपने हिसाब से जिस तरह भी आप सेटिंग करना चाहें। हेडिंग जो है वो टीओसी वाली हेडिंग ही वही सेटिंग मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैनुअली ऐड करना पड़ेगा आपको, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। क्रॉस रेफरेंस ये वही चीज़ है जो हम मतलब मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इंसर्ट वाले टैब में जो हमने देखा था लिंक वाले सेक्शन में, ये वही चीज़ है सेम। ये चीज़ आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंडेक्स का। ठीक है जी। इंडेक्स जो है वो मतलब आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, उन अल्फाज की डेफिनेशन या उन अल्फाज का रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं। इसको उर्दू में मेरे अब जहन में नहीं आ रहा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूल्स की कॉलेजेस की, उसमें आखिर में जो है वो एक लिस्ट दी हुई होती है जो आपके अल्फाज जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके पूरी किताब में इस्तेमाल हुए हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी हुई होती है। ठीक है जी। तो वो आप वहाँ से बड़ी आसानी से जी जी ये इशारिया कहते हैं मेरे ख्याल इसको उर्दू में। हाँ जी, इशारिया भी कहते हैं। एक और भी लफ्ज़ है हमारी जो स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स है ना उसमें लिखा हो तो मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा वो लफ्ज़। तो बताने का मकसद ये है कि वो जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करके किताब के आखिर में दिया जाता है। बाज़ औक़ात उनके साथ थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी जाती है, बाज़ औक़ात सिर्फ अल्फाज और उनका रेफरेंस दिया जाता है कि ये लफ्ज़ इस वाले पेज नंबर पर मौजूद है।
अगर एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर मौजूद है तो वो सारे पेजेस के नंबर लिखे होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ्ज़ है मेरे पास अनटोल्ड, ठीक है जी। तो इसको मैं इंडेक्स अगर लगा देता हूँ तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी बुक में जहाँ-जहाँ भी इस्तेमाल हुआ होगा, आखिर में जब हम इंडेक्स ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर पेज नंबरिंग सारी ऐड कर देगा कि ये वाला लफ्ज़ इस पेज नंबर पर जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। तो इसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? सिंपल हमने लफ़्ज़ जो जिसको हमने इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री पे जो है वो हमने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एंट्री मेन एंट्री जो है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मली हम वही लिखते हैं जो हमारा एक्चुअल लफ्ज़ है। सब एंट्री में अगर आप कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ जी, थिंग विच इज़ नॉट टोल्ड। ये मैंने अपनी इसकी अपनी तरफ से इसकी जो है वो डेफिनेशन कर दी, ठीक है जी। उसके बाद करंट पेज, ठीक है जी। यानी इसमें जो है वो पेज नंबरिंग ऐड कर देगा और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से बोल्ड इटैलिक पेज नंबर का फॉर्मेट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पेज नंबर जो है वो बोल्ड हो या इटैलिक हो। तो मैं नॉर्मली इटैलिक रखता होता हूँ। अब इसमें आपके पास नीचे जो है वो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक मार्क का और एक मार्क ऑल का। यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा ये ज़हन में रखना है कि आपने मार्क ऑल का ऑप्शन करना है। मार्क ऑल का ऑप्शन जब आप करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ-जहाँ पे भी अनटोल्ड का लफ्ज़ यूज़ है वो उसको उन तमाम जगहों पर उसको एज़ अ इंडेक्स एंट्री कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास 300-400 सफ़ों की किताब है और हम हर पेज के ऊपर एक-एक बार इसको लफ्ज़ को देखें, सेलेक्ट करें, उसको मार्क करें, फिर देखें, सेलेक्ट करें, मार्क करें। तो आप यहाँ से मार्क ऑल कर दें, ठीक है जी। तो जहाँ-जहाँ पे भी आपका अनटोल्ड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ होगा, वो ऑटोमैटिकली इस तरीके से मार्क हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर दें, ठीक है जी। एक लफ्ज़ प्रोविंस है, मैं इसको भी एंट्री के तौर पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। प्रोविंस हमें क्या चीज़ है जी? प्रोविंस जो है वो लार्जर देन डिस्ट्रिक्ट। ये मेरी अपनी डेफिनेशंस हैं, इनको जो है ना वो सीरियसली ना लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ मार्क ऑल, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये प्रोविंस का लफ्ज़ ऊपर नीचे दो जगह पे एक ही जगह पर मौजूद था, तो उसने मैंने ऊपर वाला सेलेक्ट किया था, उसने नीचे वाले को ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो मार्क कर दिया है, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं एंड पे आके कंट्रोल एंड, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स में अगेन वही सेम जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स के कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके पास, उस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें कॉलम्स 2 लिखा हुआ है। हम नॉर्मली हम दो कॉलम्स के अंदर ही इंडेक्स जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से पेज नंबर्स आप लगाना चाह रहे हैं, राइट अलाइन कर दें इसको। मैं यहाँ पर बीच में जो है वो कोई डॉटेड लाइन या डैश लाइन नहीं चाह रहा। यहाँ से मुझे ऑप्शन जो है वो फैंसी चाहिए, ठीक है, फैंसी वाला एंड ओके, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि उसने जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दोनों जो एंट्रियाँ हमने की थी वो उसने जो है यहाँ पर हमें दिखा दी, ठीक है जी। प्रोविंस का लफ्ज़ आ गया, उसके बाद उसकी जो है वो डेफिनेशन जो हमने सब एंट्री लिखी थी वो आ गई। उसके बाद प्रोविंस का लफ्ज़ कौन-कौन से पेज पे इस्तेमाल हुआ है वो उसने बता दिया, पेज नंबर 4, 5 और 7 पर। अब पी वाले जितने भी लेटर्स होंगे उनकी सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। सेम इसी तरह जो यू वाली लिस्ट है, अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ जो है वो ये सिलेक्ट किया था, ये आई है। बाकी आप अगर चेंज करना मतलब और ऐड करेंगे तो आपके पास बाकी भी लिस्ट इधर आ जाएगी। अनटोल्ड का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ पेज नंबर 5 पे यूज़ हुआ है, तो इस वजह से उसने जो है वो इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसमें एक चीज़ ज़हन में रखने वाली है कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा कि प्रोविंस का लफ्ज़ जो है वो हमारे पास हेडिंग में भी यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो हेडिंग में अगर आपने कोई लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो वो लफ्ज़ आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये प्रोविंसेस का लफ्ज़ है,
ठीक है जी, ये इस वजह से जो है वो उसने ऐड नहीं किया। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी हेडिंग के अंदर अगर कोई है, फॉर एग्जांपल ये अनटोल्ड का लफ्ज़ है, ये जो है वो उसने हमारे इंडेक्स में ऐड नहीं किया। ठीक है जी। क्यों ऐड नहीं किया? इसलिए कि ये हमने हेडिंग के अंदर इस्तेमाल किया हुआ, तो हेडिंग वाला जो आपका टेक्स्ट है वो आपका इसमें इस्तेमाल सॉरी इसमें जो है वो उसको मार्क नहीं करेगा। उसके अलावा आपके मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके जो है वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस तरह प्रोविंस वाला है ऑप्शन, तो अगर हमने प्रोविंस ऐड किया तो प्रोविंस ही ऐड होगा, प्रोविंसेस जो है वो लफ्ज़ ऐड नहीं होगा, उसको हमें अलग से मार्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मतलब सिंगुलर प्लूरल का या उसकी जो डिफरेंट हमारे पास अगर फॉर्म्स हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स को हमें अलग अलग करना ही पड़ेगा सेलेक्ट। ठीक हो गया जी। क्लियर सर हो गया? इसने तो एग्जाम्पल के साथ भी उसकी डेफिनेशन ऐड कर दी है, एंड में कैसी? तो ऐड ऐड ये जो आपने सर ये डेफिनेशन वगैरह लग। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए शो हो रही है कि मैंने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन किए हुए हैं। तो अगर मैं अपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को हाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे वो यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, वो जस्ट हमें एंट्री दिखाने के लिए है कि आपने यहाँ पे ये चीज़ की एंट्री की। ठीक हो गया शहबाज भाई, क्लियर होगी ना ये चीज़? जी सर। जी। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का ऑप्शन है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से इंडेक्स है। आप सिंपल मतलब किसी ऑथर का नाम है, फॉर एग्जांपल ये ऑथर का नाम है, मैंने बना दिया, इसको मार्क कर दिया मैंने। इसमें आप उसकी डिटेल दे दें सारी, और मार्क ऑल कर दें सेम उसी तरह जिस तरह इंडेक्स में किया हमने। और उसके बाद जो है वो इसको जो है वो क्लोज़ कर दें, और उसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो सॉरी टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको मार्क ऑल कर रहा हूँ, क्लोज़, और मैं एंड पे जा रहा हूँ। एंड पे या स्टार्ट में जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, फिर सेम वही उसी किस्म की ऑप्शन है आपके पास। ये बीच में उसकी कैटेगरीज हैं, अलग-अलग, इनकी वो तफ़सील बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग मतलब देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। हाँ, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोई मसला नहीं। ओके करेंगे तो आपके पास इसी तरह जो है वो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक था आज का मेन। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ख़ास तौर पे उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, उनको फिर लास्ट ईयर में जो है वो थीसिस लिखने पड़ जाते हैं, उनको वक्त पड़ जाता है, कभी किसी की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी किसी की मिन्नतें। तो हम मिन्नतें क्यों करें किसी की, खुद जब हमें ऑफिस सारा आता है, वर्ड आता है, तो हम उसकी सारी सेटिंग थीसिस की अपने हिसाब से कर सकते हैं खुद ही। जी शहबाज भाई। आजकल बहुत ये मुझे पड़ा हुआ है सर। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर फरमाए। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उससे काफ़ी आप लोग आपको जो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी इंशाल्लाह सॉल्व हो गई होंगी, उम्मीद है, और मज़ीद भी होंगी। जी जी। और सर ये ऑनलाइन कोई हम साइटेशन उठाते हैं ना, तो वो कैसे होता है? वो अलग से हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं या इस एमएस से भी हो जाता है? हाँ, उसका जो है वो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने साइटेशन फॉर्मेटेड कोई ऑनलाइन उठाई है, उसको हम यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, उसकी सेटिंग जो है वो हो जाए, ये बताना, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, वो काम कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे विकिपीडिया पे गए या कहीं और पर किसी वेबसाइट पे गए हम, जी और किताब के रेफरेंसेस वगैरह हमने वहाँ देखे, तो उस पे जी। वन क्लिक पे जो है वो सारे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अच्छा, तो उस चीज़ का मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैंने उस चीज़ पे मैंने वर्क नहीं किया ऑनेस्टली, तो उसके बारे में मुझे एज सच इतना नहीं उसके बारे में पता। तो मैनुअली जो हम ऐड करते हैं यहाँ साइटेशंस, यही मैंने देखी हुई हैं। बहरहाल उस पे मैं देख लूँगा, अगर उसका ऑप्शन वैसे कहाँ पे, मुझे तो ये भी नहीं पता उसका ऑप्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इंसर्ट में है? तो ये जो विकिपीडिया इसकी बात कर रहे हैं? वो करते तो यहाँ से या रेफरेंसेस से ही शायद, नहीं नहीं, यहाँ मेरे पे ख्याल में फिर अलग सॉफ्टवेयर में लग जाते हैं। इंसर्ट में हमारे पास विकिपीडिया का ऑप्शन है। लेकिन ये तो आप लोगों को जो है ना वो सिर्फ मतलब इंटरनेट की एक्सेस दे देता है यहाँ पे, कि आप इंटरनेट जो है वो ये नहीं है इंटरनेट सर, को। वो अलग से।
और वो अलग चीज़ होगी। चलें बहरहाल उस पे मैं देख लूँगा अगर मुझे उस पे कोई उसके लिए मेरे ख्याल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होते हैं। शायद ऐसे ही है। क्योंकि रेफरेंसेस वाला हमारा जो टैब है इसके अंदर तो वन टू ऑल जो चीज़ें मौजूद हैं वो तो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब फिर ये है कि वो सॉफ्टवेयर का अपना हिस्सा नहीं है, उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, जी बेहतर। आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं तक थी। हमारी जो है वो मज़ीद मैक्सिमम इंशाल्लाह 2 क्लासेस होंगी वर्ड की। मेल मर्ज का ऑप्शन हमारे पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। रिव्यू वाले टैब में कुछ चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से काम करती हैं। बाकी आगे व्यू वाला ऑप्शन तकरीबन मैं बता चुका हूँ शुरू की क्लास में, तो हेल्प वाले में कुछ देखने वाली ज़रूरत नहीं है। तो ये मेलिंग और रिव्यू वाले हमारे 2 टैब रह गए हैं। इसमें इंशाल्लाह जो चीज़ें देखने वाली है वो हम देखेंगे और 2 उम्मीद है 2 क्लासेस में हो जाएगा, नहीं तो 3 क्लासेस में तो लाज़मी इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह इन डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आज तक की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार शहबाज